आप सभी को मेरा नमस्कार स्नेह। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, साथ ही साथ एंजॉय करते रहिए। हम जिस प्रकार से अभी पढ़ाई धीरे धीरे गति से कर रहे हैं, यह एक अच्छा अवसर है कि हम अपने पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए और अपने अच्छे अंक की तैयारी कर सकें। साहू साइंस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो देखिए और वीडियो पूरा देखने के बाद यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बटन जब आप प्रेस करते हैं तो वह हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है, हमारे लिए दवा का काम करता है। चलिए ठीक है, समय अधिक नहीं लेते हुए अब हम 10वीं के अगले पाठ्यक्रम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चर का द्विघातीय समीकरण क्या होता है, इस पर हम लोग आज ध्यान रखेंगे। अब आज के इस वीडियो में हम केवल दो बातों को देखने वाले हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण का मूल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। पहले के वीडियो में हमने समीकरण के बारे में पढ़ा है, x + 4y = 3। अब इसमें हमने देखा है कि यहाँ पर एक चर राशि है x, दूसरी चर राशि है y, और दोनों चर राशि के ऊपर जो घात है वो है 1। इस प्रकार से यदि मैं कहूं तो ये समीकरण तो है, लेकिन कितनी राशियों का? 2 राशियों का। और कितना घात है इसमें? 1 घात है। इसलिए 2 चर का रैखिक समीकरण हम इसे कहते हैं। और समीकरण किसे कहते हैं ये हमने और उस समय देखा था कि यदि किसी बहुपद के बीच में, इधर भी बहुपद है और ये भी एक प्रकार का बहुपद है, इसके बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसको हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। और यहाँ पर 2 चर राशियाँ हैं और दोनों चर राशि के ऊपर 1 घात है, इस कारण से इसे हम 2 चरों का रैखिक समीकरण कहते हैं। किंतु हमारा जो पाठ है वो पाठ क्या है? एक चर का द्विघातीय समीकरण। मतलब चर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और उसके ऊपर घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, x² - 5x + 6 = 0। बीच में बराबर का चिन्ह है, हमको बराबर का चिन्ह दिखा मतलब वो समीकरण है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर चर राशि x है, यहाँ पर भी x है, x की घात 0, तो यहाँ पर चर राशि केवल 1 है x, और इसके ऊपर घात, अधिकतम घात कितना है? 2। इस प्रकार से ये जो समीकरण हमने लिखा है यह वर्ग समीकरण होगा, या फिर हम इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। इतना ध्यान में आ गया हो गया। अब चलिए द्विघात समीकरण को हम हल किस प्रकार से करते हैं, इसके मूल कैसे प्राप्त करते हैं, जो हमारा अगला बिंदु है। तो द्विघात समीकरण का मूल किस प्रकार से प्राप्त करेंगे इसको हम देखते हैं। चलिए, हमने द्विघात बहुपद और जो है पहले पाठ में हल किया है। यहाँ पर गुणांक है 1 और अंतिम जो गुणांक है वो है 6। 6 और 1 का गुणा करेंगे तो ये होगा 6। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 6 और 3 × 3। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको 2 हिस्सों में बांटूं तो 2 और 3 × 3, 2 और 3 में करेंगे तो ये मध्य पद आ सकता है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर x² - 2 + 3x + 6 = 0। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है? x² - 2x - 3x + 6 = 0। अब यहाँ पर से हम कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा x - 2, और -3 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस पद में और इस पद में जो उभयनिष्ठ पद है वो क्या है? x - 2। इसलिए हम x - 2 को कॉमन निकाल लेते हैं और इसके बाद बचा हुआ जो पद है x - 3 = 0 कर लेते हैं। अब हमको ध्यान में रखना है कि ये जब मूल प्राप्त करना है तो हमको पता होना चाहिए कि इस पद को अगर हम 0 के बराबर कर दें तो भी प्राप्त होने वाला जो गुणनफल होगा वो 0 होगा, अथवा इसको 0 कर दें तो भी उसका मान 0 होगा। इसलिए अब हम क्या करते हैं, x - 2 = 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x = कितना निकल जाएगा? 2। या फिर
हम यहाँ x माइनस 3 इक्वल 0 ले लेते हैं और इस 3 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के दो मूल x बराबर 2 होंगे और x बराबर 3 होगा। ध्यान में आ गया? ये पूरा जो प्रक्रिया है अपने को ध्यान में आ गया होगा। यहाँ पर ही थोड़ी सी समस्या होती है मध्य पद को तोड़ने के समय, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास जो है वो करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न मैं और पूछता हूँ कि x का कोई मान मैंने दिया है, x का कोई भी मान मैंने दिया है और वो मान इस दिए गए समीकरण का मूल है अथवा नहीं, ये प्राप्त करना है। चलिए इसको मिटा दें, प्रश्न यही लेते हैं अपन और इसी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे दूसरे रूप में। मैं ये पता करना चाहता हूं कि देखिए x बराबर 1 जो है इस दिए गए समीकरण का मूल है अथवा नहीं। ठीक है, तो मूल होने के लिए शर्त क्या है कि जब मैं x के स्थान पर 1 रख दूं तो ये जो बहुपद है इसका मान 0 होना चाहिए। यदि मूल होगा तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं x के स्थान पर 1 रखता हूँ तो x के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग ऋण 5 गुणित 1 और फिर धन का 6 बराबर 0। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ऋण 5 धन 6। अब इसको 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 1 7 ऋण 5, तो 7 में से 5 गया तो कितना हो गया, 2। तो P1 का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हम ये कहेंगे कि x बराबर 1 जो है इस दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। तो इस प्रकार अगर मान लिया जाए कोई मान रखने पर यह पूरा जो समीकरण है इसका उत्तर यदि 0 आता है तो हम कहेंगे हाँ इसका मूल है, और यदि उत्तर नहीं आता है, उत्तर में 0 नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि ये मूल नहीं है। तो कुल मिला के आज के इस वीडियो में आपको ये बातें ध्यान में आ गई होगी कि वर्ग समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, और द्विघात समीकरण का मूल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने की प्रक्रिया हम मध्य पद को तोड़कर हमने प्राप्त किया है, और भी इसकी विधियां जो है हम आगे जो है देखने वाले हैं आगे की वीडियो में। और तीसरा जो हमने देखा है कि x का दिया गया कोई भी मान जो है वो किसी भी वर्ग समीकरण का मूल है अथवा नहीं, इसको हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आप सभी भैया बहन पढ़ते हुए अपना होमवर्क नियमित रूप से करें। मुझको लगता है कि आप सभी होमवर्क कर रहे होंगे, एक ऐसा विश्वास मैं आप लोगों के साथ रख रहा हूं, क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, और मुझको विश्वास है कि आप अपने लिए अगर कोई करेंगे, कोई भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे तो बेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ऐसा विश्वास करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार, स्नेह। खूब पढ़िए, मस्त रहिए और आनंद के साथ अपनी पढ़ाई जो है जारी रखिए। ऐसी एक अपेक्षा रखने के साथ ही आज के इस वीडियो में केवल इतना ही।